फ्रेंड्स, ये है हमारी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की रीजन्स है, जिसमें 5th चैप्टर तो मैं करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। आप चाहे स्कूल लेवल में प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की कर रहे हो, तो ये आप सभी के लिए बेनिफिट्स रहेगी। ठीक है, तो अब करते हैं हम चैप्टर 6, इसी तरह से 6, 7, 8, तो इसमें हम 10 तक पूरी करेंगे, 10, 12 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें चैप्टर 6। अब जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में इसमें दिया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द देयर सराउंडिंग। ये जो वीडियोस हैं ये दोनों ही लैंग्वेज वालों के लिए है, क्योंकि मैं जो भी ये इंग्लिश का मैटेरियल, लेकिन मैं आपको सारा हिंदी में ही समझाऊंगी। ठीक है, तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके चारों तरफ का जो भी वातावरण होता है उसके बारे में। वी ऑल सराउंडेड बाय द प्लांट्स, हम जो सारी चारों तरफ से प्लांट से घिरे हुए हैं, ट्री पेड़ों से घिरे हैं, एनिमल से घिरे हुए हैं, जानवरों से घिरे हैं, पक्षियों से घिरे हैं, एंड माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से घिरे हुए हैं। अदर लिविंग या दूसरी तरह की जो लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, एंड बेस हो द सर्टेन पैरामीटर्स, मतलब ये कहते हैं पैरामीटर्स, मतलब जो भी लिविंग चीज़ें है, लिविंग चीज़ें जैसे हमारे जानवर है या फिर हमारे ह्यूमन बींग है। नॉन लिविंग में हमारे पहाड़ आ जाएंगे, पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे। ये चीज़ें होती है जो हमारे एक सर्टेन पैरामीटर्स में एक जगह वो घेरे रहते हैं। एंड साइंटिस्ट वर एबल टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जो साइंटिस्ट होती है वो इन चीज़ों को जिस तरह से ये लिविंग में, नॉन लिविंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको उसने बांट दिया, तो उसी तरह के अनुसार क्या करते हैं उनमें सॉरी, हमें डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। एन ऑर्गेनिज्म इज सिंप्लीफाइड डिफाइंड एज एन लिविंग थिंग, मतलब यदि हम एक सिंपल फॉर्म में देखें तो लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें जीव है वे चीज़ें। एंड द रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट एंड एवरीथिंग इट इज़ द बिटवीन, मतलब कहते हैं कि जो भी छोटे छोटे कीड़ा, मतलब छोटे छोटे जो भी बैक्टीरिया है उससे लेकर जो लार्ज, जो बड़े मतलब छोटे छोटे जीव से लेकर और जो बड़े हाथी तक, सभी चीज़ों के बीच में हम इसको डिफाइन करते हैं लिविंग थिंग्स को। ठीक है, यही इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें एक जीव होता है जो चल फिर सकता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होता है, और डिफरेंट अलग अलग एरियाज में होते हैं, ये आपको पता है। तो ये क्या, जैसे हमारा डेजर्ट, डेजर्ट्स में क्या होगा भाई, डेजर्ट्स में कैमल होगा। और कैक्टी क्या होता है, कैक्टी एक प्लांट है, वो भी हमारा कहाँ पे, डेजर्ट रेगिस्तान एरिया में होता है। फिर बीचेस द सो कोकोनट्स ट्री एंड द क्रैब्स, आपने देखा होगा कि बीच में जो समुद्री किनारा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने नारियल्स के पेड़ देखे होंगे, ग्रैप्स मतलब केकड़ा को देखा होगा। फिशेस अदर द मैरिन द एनिमल इनहेबिटेड इन द सी, और यदि आप मछलियाँ देखें या दूसरे जो भी आपके जलीय जीव होते हैं, आपने उनका हैबिटेट्स मतलब घर कहाँ पे होता है, उनका घर वहाँ पे सी में, समुद्र में होता है। तो वहाँ पे ही क्या होता है, अपने आप को क्या कर लेते हैं, वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्लांट जो होती है आर लिविंग, देखिए प्लांट क्या है, एक लिविंग थिंग्स है क्योंकि उसमें जीव है। बट दे डू नॉट द अपियर टू मूव द लाइक ए डॉग एंड द पिजन, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हमें दिखाई तो देते हैं कि वो फिक्स है, बट क्या होता है, लेकिन वो मूव नहीं कर पाते, जैसे डॉग होता है, कुत्ता होता है, या फिर जो कबूतर है पिंजन की तरह, वो नहीं कर पाते। ठीक है, अदर हैंड देखिए जैसे हमारा कार है, बस है, कैनू। अब कार है, बस है, वो क्या होता है, हम देखते हैं कि वो एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस पे जा सकती है। ठीक है, ये जैसे हमारा घर है, यहाँ तक ऑफिस है, तो यहाँ क्या जाएगी, तो ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसका मतलब चलती हुई दिखाई देगी। येट वी कंसिडर दैम इज नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं हम करते हैं कि तो नॉन लिविंग है, इनमें कोई जीव नहीं है, मूवी में करे जब भी नॉन लिविंग चीज़ है। सो देयर आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिफरेंट, मतलब डिफ्रेंशिएट द लिविंग एंड लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ विशेषता होती है जिससे हम अलग कर पाते हैं कि ये चीज़ें लिविंग है, इनमें जीव, और ये चीज़ें नॉन लिविंग है। अब जो लिविंग बिंग आर मेड ऑफ सेल्स, और जो लिविंग चीज़ें होती है बहुत सारी सेल्स की बनी होती हैं। लिविंग बीज द ऑब्टेंट यूज एनर्जी, और लिविंग क्या होते हैं, जो भी अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने डेवलपमेंट्स के लिए क्या क्या कहते हैं, ऊर्जा को यूज़ करते हैं। जैसे हम है भाई, हम खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, या फिर
उससे सांस लेता है, तो ये सारी क्या होते हैं, हमारी एक एनर्जी के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लिविंग का एक 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 करेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है कि ये जो होते हैं छोटे छोटे सेल्स का बना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से, तो ह्यूमन बींग भी तो बॉडी बहुत सारी ऐसे सेल्स की बनी होते हैं। इसी तरह से हम इन सबको ठीक तरह से चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। लिविंग बींग ग्रो एंड डेवलपमेंट, और जो लिविंग जो चीज़ें होती है वो बढ़ती भी है और विकास भी करती है, दोनों ही चीज़ें करती है। भाई आपने देखा पहले हम क्या होता है स्टार्टिंग में कहते हैं छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे डेवलप, मतलब ये कहते हैं बड़ा होता है, साइज भी बड़ा होगा और उसका दिमाग भी डेवलप होगा, दोनों चीज़ें होती है इसमें। लिविंग बीन द रिप्रोड्यूस, लिविंग क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस क्या होता है, जैसा ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग क्या होता है, अपने ही तरह के बच्चों को प्रोडक्शन कर, मतलब अपनी जनरेशन को आके बढ़ाएगा। इस तरह से एनिमल्स होते हैं, जानवर से, तो वो भी अपनी तरह के होते हैं। प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो सेक्सुअली एक्सेक्सुअल किसी भी फॉर्म में वो करते हैं, ठीक है। तो वे भी, उसमें भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग बींग द एडेप्ट देयर एनवायरमेंट, लिविंग जो चीज़ें, लिविंग जो मतलब लिविंग बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स वगैरह, क्या होता है, जो भी आसपास जो इन्वायरमेंट होता है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या बना लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। जैसे हमारे ये अब ये कैक्टी का जो पेड़ है, कैक्टी का पेड़ कहाँ पे, रेगिस्तान में। भाई रेगिस्तान में कटीले या फिर मतलब गर्म डेजर्ट, तो सारे ये अपने आप को क्या वहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं और वहीं पर अपने आप को ग्रो करते हैं। अब ये करेक्टरिस्टिक लिविंग, ये मैंने आपको बताया। तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफरेंट अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन संगठन से बनाते हैं, मेड ऑफ सेल्स का बने होते हैं। रेस्पॉन्स तो एनवायरनमेंट से रेस्पॉन्स देते हैं, भाई जैसे ठंडी होगी तो उसी तरह से ये प्लांट्स भी रेस्पॉन्स देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, बस सर्दी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, विंटर, हम क्या कहते हैं डार्क कलर कपड़े पहने करेंगे, वूल वाले कपड़े पहने। गर्मी हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक्स का कोई ठंडी ठंडी चीज़ों को लेगा, या फिर हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ताकि जो सन की रेज होगी वो हमें इफेक्ट ना करें। ग्रो होगा, डेवलपमेंट होगा, ऑब्टेंड करेंगे, हम मतलब प्राप्त करेंगे एनर्जीज को, उसको यूज़ करेंगे। जैसे सन से हमने हीट लिया, एनर्जीज लिया, हाँ, और क्या करेंगे, फिर हम उसको अपनी बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने जैसे हमने, या फिर हमने खाना खाया, खाना खाकर हमने क्या, फिर हमने उस एनर्जी को यूज़ किया, तो कुछ ये हमें सेल्स में चले गए, कुछ हमारी हमारे उसमें ब्लड में रिलीज हो गए, कुछ वेस्ट मटेरियल्स में होगी जो हमारी बॉडी से आउटलेट हो गई। कुछ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने तरह के ही जो जीव या बच्चे को पैदा करते हैं। लिविंग बींग द रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट स्टिमुली, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो जो एनवायरमेंट्स होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को उसमें वो करता है, अपने आप को क्या करता है, वो रेस्पॉन्स देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इस वाली जो बुक्स में एक एक प्रैक्टिकल्स है कि जो यहाँ पे सन था, मतलब एक रूम वाले से खिड़की थी, तो यहाँ पे सन, तो इसमें से तिरछा पड़ रहा था, यहाँ पे हमने क्या रखा था, प्लांट्स को रखा था। तो जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स ग्रो, क्योंकि सन की रेस से होता है। अब ये क्या, जैसे तिरछी पड़ेगी तो उसका जो पेड़ों का जो मुंह इस साइड होगा, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट, एनवायरमेंट में जिस तरह की चीजें होती है उस तरह का वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देता है। अब देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या विशेषताएं होती है, कि ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, लिविंग मतलब जीव ऑर्गेनिज्म है सर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट जो भी करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 1 by 1। न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इसको पोषण कहते हैं, कि जो हमारे शरीर में पोषण की जरूरत होगी, यदि हमारे शरीर में पोषण, तो हमारा ग्रोथ ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। जो भी प्रोसेस बाय द विच एनिमल्स ऑब्टेन द फूड, जो भी प्रक्रिया होती है, ये जो भी प्रोसेस है जिसमें एनिमल, जानवर खाने को लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, इट सभी ऑल एक्टिविटीज़ में उसको न्यूट्रिशंस बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडीज़ में होती है, बॉडीज़ में क्या होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम खाना खाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशंस। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशंस टू ऑब्टेन एनर्जी, और सभी जो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है जब वो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा होता है। बिना न्यूट्रिशंस के वो एनर्जी क्या कर सकता है, वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए न्यूट्रिशंस की जरूरत है। ग्रोथ क्या होता है कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड एग्जिबिट द ग्रोथ इन डिफरेंट वे, सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ हमें दिखाई देती है अलग अलग तरीक़ों से। जैसे एक बच्चा बनता है, उससे फिर थोड़ा बड़ा बनेगा, उससे बढ़ेगा और फिर क्या एक अडल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से यदि जानवर में ग्रोथ देखें तो एक पहले छोटा सा बच्चा बनेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसी तरह से प्लांट में देखेंगे, पहले कुछ सीड हो गई, उसमें एक हल्की सी पत्तियाँ इस तरह से निकलेंगी, फिर उसमें से क्या स्टेम्स निकलेगी, स्टेम्स के बाद में काफ़ी बड़ी पत्तियाँ निकलेंगी, पक्के फिर क्या आएगा, ये फ्लावर्स आएगा, और फ्लावर्स के बाद में क्या हो जाएगा,
फ्लावर से बाद में इसमें फ्रूट आएंगे, तो धीरे धीरे हमें क्या करते हैं, ग्रोथ दिखाई देती है। अब करते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया। रेस्पिरेशन इज द नेसेसरी, सभी के लिए जरूरत होती है, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट इज़ द थ्रू द रेस्पिरेशन दैट इज द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्ड द एनर्जी एंड द फूड इज टेक। मतलब जो भी एनर्जी, जो भी रेस्पिरेशन करते हैं उसी के द्वारा जो भी हमारी जो बॉडीज़ में जो भी खाना आता है उससे ही क्या होता है, हमारी ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सम एनिमल मे हैव द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक अलग अलग तरह की बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं जो जो गैसेज उसको एक्सचेंज करना। जैसे हम इनहेल करते हैं, अपने नाक के द्वारा लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका डिफरेंट प्रोसेस होती है, विच इज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसे अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म तो ब्रीथ लेती है, अपनी स्किन के द्वारा क्या लेती है, वो सांस को लेती है। और जो फिश होती है, जो गिल्स होते हैं उसकी बॉडीज में, ऐसे जो फिश होते हैं ना, ये जो गिल्स लगे होते हैं, इसकी सहायता से क्या करती है, वो ऑक्सीजन लेती है जो भी पानी में घुली हुई होती है। फिर ह्यूमन क्या होता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो क्या करते हैं, ब्रीथिंग आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। रेस्पॉन्स तो स्टिमुलस, स्टिमुलस में क्या रेस्पॉन्स होते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर चेंज इन द आर द सराउंडिंग एट मेक यूज द इन द रेस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। जब भी हमारे जो आसपास हमारी जो एटमॉस्फेयर या हमारी जो भी एनवायरनमेंट जो भी चेंजेस होते हैं, हम आपको उस तरह से प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं, तो हमें क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। जैसे सपोज करो हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, जब हमारे कांटा चुभ जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए नहीं, लेकिन एकदम देखेंगे हाँ क्या लगता है, दुख लगता है, थोड़ी देर में नहीं होता है, तो हम उस तरह से अपने आपको करते हैं। या फिर हमें क्या होता है, एकदम से लाइट चली जाती है, आराम से बैठे हो फिक्सिंग, तो एकदम लाइट चली जाती है, तो हम उस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं। ऑल लिविंग इज द रिएक्ट टू चेंज देर, जो भी सराउंडिंग में उनको चेंज होता है उसी तरह से हम उसमें रिएक्ट करते हैं। जैसे ठंड के द्वारा हम विंटर वाले वो क्या नाम, जब ठंड होती है तो क्या होता है, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम उसमें ठंडे कपड़े पहनते हैं या एसी वगैरह यूज़ करते हैं। in the response of the increasing the temperature in the summer and the using the fan the coolest home, जो मैंने आपको बता दिया। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन। अब जब भी जो लोग, एक्सक्रीशन का मतलब जो भी हम चीज़ें हम बाहर निकालते हैं, जैसे बॉडी में हम अंदर ऑब्जर्व करते हैं इसलिए बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। ऑल लिविंग जो थिंग्स होती हैं, हम क्या होते हैं, सभी लिविंग खाने को तो लेते ही हैं। नॉट ऑल द फूड आर इटन इन द रियली द यूज ओनली ए पार्ट ऑफ द यूटिलाइज बाई बॉडी। अब जितना भी हम खाना खाते हैं कि सारा हमारी बॉडीज में ऑब्जर्व नहीं हो पाता, उसमें से कुछ हम एनर्जी ले लेते हैं, कुछ यूज़ कर लेते हैं, बाकी का जो एक पार्ट्स होता है, कुछ चीज़ें होती है, वो वेस्टेज मटेरियल होता है, जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसको एक्सक्रीशंस बोलते हैं। अनयूज इन द रिमेनिंग इन द फूड बिकम इन द वेस्ट एंड द नीड टू एक्सक्रीटेड। जो भी हमारी बॉडी में बच जाता है, जो भी खाना बच जाता है, वो एज ए वेस्ट मटेरियल की तरह से यूज़ होते हैं, और हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको बॉडी से बाहर निकालें। यदि हम काफ़ी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी बॉडीज़ को गलत इफेक्ट शुरू हो जाएगा। जैसे हम लिक्विड फॉर्म में यूरिन निकालते हैं, और हम मतलब जब भी हम अब होता है क्या नाम, जैसे सॉलिड्स फॉर्म में क्या आती है, हम स्टूल्स को निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, हमें निकालना होता है। आर बॉडी आर आल्सो द प्रोड्यूस सम वेस्ट, जैसे यूरिया वेस्ट करता है, एंड अदर द लाइफ द प्रोसेसिंग। जैसे यूरिया होता है किस में निकलते हैं, हमारे यूरिन में निकलता है, तो ये वेस्ट मटेरियल में यूज़ होता है। फिर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म द गेट इन द रीड ऑल द दिस द वेस्ट मटेरियल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इन सभी चीज़ों को, अब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है, एंड द प्रोसेस, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। आगे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सभी रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे ही जीव को पैदा करना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइस, मतलब कहते हैं पढ़ते हैं, और अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं अपनी ही तरह का, उस रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ह्यूमन देगा तो ह्यूमन अपनी तरह का देगा, जानवर देगा तो अपनी तरह से देगा, प्लांट देगा तो अपनी तरह से देगा, वो सेम अपनी तरह के जीव को पैदा करते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग्स थ्रू द एग, कुछ जो मतलब एनिमल्स होते हैं वो एक एग के द्वारा यंग्स को जन्म देते हैं, जैसे आप कहते हैं हैन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो अंडे के द्वारा करते हैं, शत्रुमुर्ग वगैरह होगा। कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेट्स करता है, जैसे आप देते हैं मतलब गार्म से जो दाल्स होती है उसमें क्या होता है, जर्मिनेट होते हैं। आप प्याज में देखा तो इस तरह से हरी हरी कलर की जर्मिनेट हो, नई प्लांट को जन्म देते प्रोडक्शन। सम प्लांट्स आर द रिप्रोडक्शन थ्रू द पार्ट ऑफ द सीड, कुछ सीड से प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे, जैसे एक पार्ट हमने पोटैटो को लगा दिया, उसमें बग आ गई, और बग के बाद में क्या होगा, न्यू प्लांट्स उसमें हमारा रिलीज हो गया। मूवमेंट क्या होता है कि एनिमल्स द मूव, अब जो एनिमल्स हो गए तो मूव तो करेंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। अब आल्सो सो एज द अदर द बॉडी मूवमेंट, और अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, हाथ लाना, पैर हिलाना, इस तरह से। प्लांट जनरली द
एंकर इन द सोल, जो प्लांट्स क्या होते हैं कि इस तरह से मिट्टी में, एंकर्स का मतलब इस तरह से ये खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। सो दे डू नॉट इन द मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं घूम सकते। हाइवर द वेरियस द सब्सटेंसेस, जैसे हमारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जैसे वाटर होगा, मिनरल्स होगा या फूड होगा, सिंथेसाइज बाय प्लांट, ये सभी बाय द प्लांट मूव फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर पार्ट। भाई ये देखो, अब प्लांट जब खाना बनाएगा तो क्या हो जाएगा, जो लीव्स क्या होती है, लीव जो स्टोमाटा होते हैं वो सन की रेज लेते हैं। अब जड़ें क्या होती है, यहाँ से वाटर लेगा, न्यूट्रिशंस लेगा, मिनरल्स वगैरह लेगा, तो ये तो मुख्य चीज़ें करते हैं। प्लांट्स आल्सो शो द अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, अलग तरह का जो प्लांट्स होते हैं वो हमें अलग तरह टाइप का मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे आपने देखा कि जो फ्लावर की जो बग्स है, ठीक है, फ्लावर की जो बग्स है वो उसका खिलना, मतलब कलियों का खिलना, कली का बंद हो जाना, पत्तियों का हिलना, तो ये सारे क्या सब्सटेंसेस होते हैं कि जो प्लांट्स ये भी मूवमेंट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फिर आगे देखते हैं एनिमल्स एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलता, अपने आप को किस तरह से अनुकूल बना लेना। द परसेंट ऑफ द स्पेसिफाई द फीचर ऑफ सर्टेन जो अपने हैबिटेट का मतलब घर, विच वाज अनेबल ए प्लांट एनिमल टू लिव इट इज सराउंड इट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसा प्लांट अपने जीव के आसपास, ये जो प्लांट होते हैं इसके आसपास का जो एरिया होता है इसका हैबिटाट्स होता है, घर होता है, और इसी के अनुसार ये अपने आप को सराउंडिंग एरिया में जब अपने आप को उसी तरह से में अपने आप को ढाल लेता है तो उसे बोलते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलता, अनुकूलन। डिफरेंट एनिमल आर द एडेप्टेड देयर सराउंडिंग, तो जो अलग अलग तरह की जो एनिमल्स होती है अपने आप को अडोप्ट कर ले अपने सराउंडिंग में अलग अलग तरह से बेचे। जैसे फिश होती है, फिश आर स्लीपली द स्किल, एक उस तरह से एक स्प्लीली मतलब उस पर एक फिसलने वाला उसकी में बॉडीज में तत्व होता है जो अपने आप को वो यूज़ करती है पानी में किसको, अपने आप को मूव करने के लिए। जो हमारे स्केल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करता है फिश को और उसको हेल्प करता है ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके अपने वाटर में अपने आप को अपनी उसी तरह से अपने आप को ढाल लेना, उसी तरह से अपने आप को उसमें एडजस्ट करना, वही हमारा एडेप्टेशन कहलाता है। अब हैबिटाट क्या होता है, हैबिटेट का मतलब है सराउंडिंग, हैबिटेट का मतलब घर सराउंडिंग में चारों ओर द डिफरेंट सराउंडिंग एरिया होते हैं हमारे अलग तरह के उनके रिजर्व के जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे डेजर्ट एनिमल कहाँ पे, जब डेजर्ट है तो जो कैमल होता है वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, माउंटेन्स पे जो गोट याक होता है वो अपने आप को कर लेती है, तो वही उनका घर होता है। हैबिटाट सराउंडिंग होता है हमारे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, मतलब वहाँ पे जीवित रहते हैं, उसको हैबिटाट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड देयर हैबिटाट देयर फोर, जो भी वे डिपेंड होता है अपने हैबिटेट पर, वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, अपने चारों ओर खाना मिलता है, पानी मिलता है, एयर मिलता है, सेटल्स वहाँ पे रहने का स्थान मिलता है, और दूसरी तरह की जो नीड्स होती है सभी तरह की वहाँ पे वो चीज़ें मिलती है, वही उसका हैबिटेट होता है। जैसे शेर है तो शेर का या फिर लोयन का घर क्या क्या होता है हैबिटेट, हम फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट होते हैं, वहीं पे वो उसको खाना मिल लेता है, वहीं पे वाटर, वहीं पे एयर, वहीं पे उसकी सभी तरह की चीज़ें। अब हैबिटाट का मतलब इधर डिवेलिंग का प्लेस, जहाँ डिवेलिंग प्लेस होता है जिसे हमने घर कहते हैं एक तरह से। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट, अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो शेयर करते हैं अपने सेम हैबिटाट को। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स के एक हैबिटाट डेट कॉल्ड बायोटिक, जो भी मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स जो चीज़ें होती हैं जो हैबिटाट में उनके घर के आसपास, उन्हें बायोटिक बोलते हैं। जैसे प्लांट होगा, एनिमल होगा, मतलब कहते हैं कि जहाँ पे ये घर है हमारा, इस तरह से ये घर है, सपोज करो कि हम यहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो ये हमारा जो घर है यहाँ पे प्लांट होगा, एनिमल, तो इनमें सब में जीव है, तो ये किस तरह के कंपोनेंट्स हैं हमारे हैबिटेट्स में, ये हमारे लिविंग कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें होती है, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होता है, ये पहाड़ हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या होंगे हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारा रॉक्स हो गया, मिट्टी होगी, हवा होगी और वाटर्स होगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स एंड द एनिमल्स ऑफ लिव, जो प्लांट्स और एनिमल क्या रहते हैं जो ज़मीन पर रहता है उन्हें, और वे क्या होते हैं उन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। जहाँ पे क्या ज़मीन वाला एरिया, तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है वहाँ पे वो उसका घर होता है। जैसे फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट भी ज़मीन के ऊपर है, ग्लासलैंड ज़मीन के ऊपर है, डेजर्ट ज़मीन के ऊपर है, कोस्टल एरिया ज़मीन के, माउंटेन स्टेशन भी, ये सारे का हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक पिक दी है एक्वेटिक हैबिटेट, जो पानी वाले जो जीव रहते हैं, ये मछली रहती है, ये पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट ऑफ द प्लांट एनिमल दैट लिव वाटर, जो भी हैबिटेट होते हैं प्लांट एनिमल की जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्वेप मतलब ताल होंगे या फिर लेक हो गया, ठीक है, नदियाँ होगी, ओशंस होगा, पूल्स होगा, ये सारे क्या होंगे, ये
तालाब, ये सारे क्या होंगे हमारे, ये हैबिटाट्स होंगे पानी वाले एक्वेटिक। इसमें क्या होता है, ये एक फ्रेश वाटर भी होता है, जैसे पानी रिवर में देखे, नदी में देख के, पॉन्ड्स में, इनमें सब में क्या होता है, एक फ्रेश वाटर होता है। और मैरिन सी में होता है, इसमें साल्टी वाटर होता है। और ये एक्सवराइन डेल्टा, एक्सवराइन किसको बोलते हैं, जो हमारे डेल्टा वाली मीटिंग होती है, जब सीज वगैरह जैसे गंगा यमुना मिले तो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, तो उस वाले एरिया को बोलते हैं एक्सुराइंस। ठीक है, तो ये जो इसकी रिविजन्स होती है 6 चैप्टर की कंप्लीट होती है। अब करते हैं हम इसमें 7 चैप्टर। अब करते हैं हम चैप्टर 7। चैप्टर 7 की हम रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 7 में मोशंस एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्टेंस, कि किस तरह से मोशन का मतलब गति, मेजर का मतलब मापना, मापना किसको, डिस्टेंस मतलब दूरी को। तो इसके इंट्रोडक्शन होता है, मोशन का मतलब क्या होता है। ए बॉडी इज इन ए स्टेट, एक बॉडी स्टेट है ऑफ द रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट इज पोजीशन विद द रेस्पेक्ट टू टाइम। एक समय में जब हम एक स्थिर बैठे और हमारी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उस तरह की उस टाइम की कंडीशन में हमारी बॉडी स्थिर है। ए बॉडी इज द सेड टू बी मोशन, मतलब उस टाइम क्या होगा, कोई भी गति नहीं है, मतलब स्थिर बैठे हुए हैं। लेकिन जब एक बॉडी को हम कहेंगे कि उसमें मोशन है, उसमें गति है, व्हेन इट इज़ द चेंज इट इज़ द पोजीशन, जब हम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे समय के अनुसार। सपोज करो हम 6 बजे बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, लेकिन 6:05 पर हमने अपना हाथ हिलाया या हमने पैर हिलाया या हम लेट गए, तो हमने क्या किया, अपने पोजीशन को उसमें चेंज कर दिया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ये क्या होता है कि एवर द सीन एंड सिंट द टाइम हुमैन हैव द डिवाइस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसवर्सल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब पुराने समय में क्या था, एंशिएंट टाइम का मतलब पुराने समय में जो हमारे मतलब हुमैन मानव है, हैव द डिवाइस, जिसने खोजा अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट को, जो भी जिसमें हम बैठकर, गाड़ी है, एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स हैं, तो जब ट्रांसफर मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या क्या है कि धीरे धीरे मानव ने उसमें खोज करना शुरू किया, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट। तो जैसे पहले क्या होता है, बैलगाड़ी से वगैरह होती थी, और धीरे धीरे उन्होंने क्या, फिर बस हो गई है, तो इस तरह से उन्होंने इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर दिए। दे डिज़ाइन इन द बोट वेयर द रिसेंबल ऑफ द सेफ ऑफ द एनिमल्स लिव्स इन द वाटर टू ट्रैवल अक्रॉस इन द वाटर बॉडीज। अब बोट है, ये बोट है, तो बोट किस तरह से बनाई गई, ये एक तरह से ये इस बिल्कुल मतलब रिसेंबल्स का मतलब बिल्कुल सेम इस तरह के से बनाए, जैसे कि जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वे आपस में क्या होता है, वे जो ट्रैवल करते हैं, उसी की तरह से हमने ये नाव बनाई है, उसी तरह की हमने बोट को बनाया है। दे इन्वेंटेड द व्हील, जब पहियों का आविष्कार हुआ, दे लीड टू इन्वेंशंस लाइक द कार्ड एंड अदर एनिमल ड्राइव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे पहियों का आविष्कार हुआ, पहिए का जब आविष्कार हुआ तो कुछ इस तरह की गाड़ी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, बनाना कर दिया, और हमने उससे बना, जैसे बैलगाड़ी हो गया, ये घोड़ा गाड़ी गए, तो उसमें जो ड्राइव करते थे, कौन करते थे, एनिमल्स करते थे पहिए के आविष्कार के बाद। फिर डूरिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी से पहले क्या था कि वुमेन टू डिज़ाइन ए स्टीम इंजन, उन्होंने एक भाप वाले इंजन को बनाया, एंड विच वाज इन द फॉलो बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड द ए मोटराइज व्हीकल। और जो क्या करते, एक ऑटो मतलब धीरे धीरे स्टीम इंजन बनाया, फिर उसके आगे क्या बनाया, ऑटोमोबाइल्स बनाए, जैसे कार्स वगैरह हो गया, ये हो गया, बाइक्स वगैरह, तो ये होंगे, और उसके बाद मोटराइज उसने व्हीकल्स बनाने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव ने अपना क्या कर दिया, अपना आपको नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, बैट से मतलब बैटर टू बैटर, बैटर टू बैटर। अब आता है हमारा मेजरिंग इन द लेंथ, कि हम लेंथ को किस तरह से माप करते हैं, जैसे हम डिस्टेंस लेंथ मतलब लेंथ मतलब लंबाई, और ये क्या होगा, डिस्टेंस मतलब दूरी, किसको मापते हैं। अब डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द हाउ फार एंड द लॉन्ग द समथिंग, मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है, एक मापना ये होता है कि हम कितनी दूर कोई भी चीज़ है। जैसे हमने लेंथ, हमारी टेबल है, ये टेबल है, तो टेबल की हमने लेंथ किया, और ए सोकर फील्ड या उसमें देखा, किसी में मतलब टेबल, किसी में शोकर फील्ड्स वगैरह, इस तरह को खेत टाइप में। और द हाउ फार इन द मुंबई, या हम देखते हैं कि भाई मुंबई से लेके और दिल्ली तक कितना डिस्टेंस है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सब एक तरह दूरी में मापी जाती हैं।
तो सोकर फील्ड इस तरह से होते हैं जैसे जैसे फुटबॉल का जो एरिया है उसकी हमने लेंथ नापी, कितनी दूरी का है, कितनी ब्रीथ है और कितनी इसमें लेंथ है और कितनी ब्रीथ है, तो ये हमें मापते हैं। तो ये सारी की चीज़ें होती है कि हम डिस्टेंस दूरी, हम दूरी को मापते हैं। लेंथ कैन बी द मेजर इन द टर्म, और लेंथ किस तरह से मापी जाती है, यूनिट में मापी जाती है। अब जैसे हमने टेबल की लंबाई पर, यह ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है, सी है डी है, तो ए से बी तक ये इसको यूनिट में तो नापेंगे ना कि भाई सेंटीमीटर में नापेंगे, तो इस टाइप से हम देखें ये मीटर में नापेंगे, तो ये क्या होगा, हमारी यूनिट होगी इसको मेज़र करने की लेंथ की। ए यूनिट इज द इन द कंपेरिजन अननोन द क्वांटिटी दैट विच इज द अननोन क्वांटिटी। अब जो भी यूनिट्स बनाई गई है पहले उससे कंपैरिजन किए जो अननोन क्वांटिटी जिसे हम नहीं जानते थे और जिसको हम जानते हैं उसके। तो जैसे हम हाथ से क्या होता था कि जैसे हमने एक मतलब जैसे सपोज कि हम टेबल माप रहे हैं, टेबल ऐसे हाथ के पंजे से इस तरह से नाप रहे हैं, तो ये मैं सपोज करो एक बंदे का आया भाई फाई जो इसमें हथेली है तो हथेली की लंबाई इतनी है। दूसरा बंदा आया उसका हो सकता है कि उसकी 4.5 हो, किसका 4.6, तो ये क्या होगा मेजरमेंट में वो क्या हो जाती है, इतनी डिफरेंसेस आ जाते थे। लेकिन अब फिर इसमें धीरे धीरे क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को कन्वर्ट्स कर दिया और उसी के अनुसार यदि मैं मापूंगी या मेरी फ्रेंड्स मापेगी या मेरी टीचर्स मापेगी तो सभी की लेंथ से बराबर हो जाएगी, तो वो होगा स्टैंडर्ड्स यूनिट्स। It is required to establish a common standard and the convention in the order to make in the calculation analysis the easier in the worldwide। तो इसीलिए क्या हो जाता है ये जो यूनिट है स्टैंडर्डाइज कर दी गई ताकि वर्ल्ड में कोई भी नापे तो वो एक ही दूरी हो। जैसे मुंबई से भाई दिल्ली से मुंबई तक सपोज करो फॉर एग्जांपल कि 400 किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर स्टैंडर्ड कर दिया। चाहे आप यहाँ इंडिया में बैठे इसकी मेजरमेंट देख रहे हो या फिर हम बाहर जाकर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो वो सेम ही एक यूनिट्स होगी किलो मतलब किलोमीटर में। और ट्रेडिशनल्स वे क्या होते हैं मेजरिंग द लेंथ के, ट्रेडिशनल्स मेथड होते हैं लेंथ के यूज़ ऑफ द लेंथ 1 इन द फुट। पहले क्या होता था कि पैरों भाई कहते हैं कि मतलब इतने पैर मतलब पैर के जो पंजे मतलब इतना फुट एक पैर है, फिर दूसरा पैर इस तरह से। तो हम कहते थे कि सपोज उसकी लंबाई मापनी है, हमें रूम की लंबाई मापनी है, तो यहाँ से यहाँ तक कि भाई इसमें सपोज करो 10 फीट, मतलब 10 फीट इस तरह मापते हैं। या दूसरी तरह के बॉडी पार्ट्स ये हाथ की हथेली जैसे मैंने बताया, बट इट वॉज द inconsistent since the various of the person to person and the lack of the मतलब यूनिफॉर्मिटी। इसलिए क्या होता था कि ये पर्सन टू पर्सन यदि वेरी करता था, किसी के पंजे मतलब इतना 5 है, किसी के 10 है, किसी मतलब समथिंग कुछ उसमें डिफरेंसेस होता था। तो इससे क्या होता था एक तरह से यूनिफॉर्मिटी की कमी थी, सभी की एक तरह से मेजरमेंट नहीं थी। इसीलिए किसका इन्वेंट किया गया, स्टैंडर्ड यूनिट्स का इन्वेंट किया गया। स्टैंडर्ड यूनिट इज द मतलब स्टैंडर्डाइजिंग इन द लेंथ मेजरिंग द साइंटिस्ट फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ द मतलब एक्सपेक्टेड द कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट द मेजरमेंट। इसलिए साइंटिस्ट ने पूरे ही दुनिया में एक एक्सेप्ट किया एक कॉमन स्टैंडर्ड्स को मापने के लिए। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जिसको बोलता है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसके फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। वाज इन सेटअप आज द कन्वेंशन टू मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड, ये काफ़ी मतलब जो यूनिट्स मेजरमेंट कर दी गई या कोई हम चीज़ लिक्विड को मापते, दूध को मापते, पानी को तो उसमें लीटर में यूज़ कर दिया, कपड़े को मापेंगे मीटर में, दूरी को मापेंगे तो किलोमीटर में, या कोई भी चीज़ है उसको हम सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें क्या होती है एक तरह से सभी ने ये एक्सेप्ट की पूरे वर्ल्ड में, और सभी कोई भी इसको मापेंगे तो वो सेम ही उसमें एक ही तरह का मेजरमेंट आपको दिखाई देगा। ए मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ, मीटर एक ऐसा यूनिट है लेंथ मापने की, दूरी मतलब लंबाई में कपड़े की लंबाई मापते हैं तो ये हो गया। इट हैज़ द 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड द सेंटीमीटर। अब यदि हमने जो एसआई यूनिट है, अब ये क्या 1 मीटर है भाई, 1 मीटर को हमने क्या किया 100 इक्वल में हमने इसको कर दिया, ये होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें तो ये 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1/100 सेंटीमीटर। टू मेजरमेंट द लार्ज डिस्टेंट और लार्ज डिस्टेंट को हम किलोमीटर में मापते हैं और जो छोटी डिस्टेंट होती है मीटर को मापते हैं। जीरो एरर इन द करेक्ट इन द वे टू मेजरिंग इन द लेंथ, जिसमें कम से कम एरर आए और एक सही वे हो मेजर मापने का, वो क्या होगा कि स्केल मस्ट बी इन द कॉन्टैक्ट इन द ऑब्जेक्ट दैट इज नंबर। एक स्केल होता है छोटी चीज़ों को मापने के लिए, जैसे हमने ज्योमेट्री की लंबाई मापी, हमने बुक की लंबाई मापी, तो वो क्या होता है एक तरह से वो मतलब क्या होता है कि हम उससे आसान से नापते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो हमारा स्केल होता है भाई 1 से लेकर सपोज कर 10 तक, लेकिन यहाँ से तो ये टूटा हुआ है, तो इसके क्या एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से इसको 0 मान के इसलिए मेजरमेंट करेंगे ताकि हमारे
उसमें मेजरमेंट कम से कम गलतियाँ। इफ़ द स्केल इज़ द ब्रोकन एंड द जीरो मार्क्स इज़ नॉट विजिबल, जो नहीं है तो इट कैन बी लीड टू द जीरो एरर। हमने क्या कि भाई यहाँ पे एरर आ गया, यदि हम इस टूटे को यहाँ से मापेंगे तो हमारी मेजरमेंट गलत आएगी। देन इन द मेजरमेंट फॉर्म द डिफरेंट मार्क्स मस्ट बी इन द कैरी आउट, और क्योंकि इसमें बहुत सारे तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 को 0 से मान के करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ब्रोकर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 4 5 6, और ये आएगा 7, फिर 8, और फिर ये क्या होगा 9, और फिर आएगा 10। सपोज करो ये यहाँ से टूटा हुआ है, जीरो जीरो खत्म है, 1 से है, तो हमने क्या करेंगे यहाँ से सपोज करो किसी चीज़ की लंबाई यहाँ, लेकिन हम इसको क्या नापेंगे, अब इसको 1 को 0 मान लेंगे, 0, फिर 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो 10 आ गई 9 आ जाएगा, तो 9 सेंट। इस तरह से हम इसको इस तरह से मापते हैं। द करेक्ट रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड इन सब्ट्रैक्टिंग इन द वैल्यू, हमने फुल मार्क में से उसको घटा दिया। वाइल द मेजरिंग द आईज द मस्ट बी एग्जैक्टली अबाउ इन द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट टू बी द टेकन इन द ऑर्डर द अवॉइडेड ए पैरालैक्सिस एरर। पैरालैक्सिस एरर क्या होता है, देखो आप ये पिक्चर देख सकते हो कि इसमें यदि हम किसी भी चीज़ को, अभी ये स्केल देख रहे हैं ये, तो ये जो बिल्कुल सीधे है, यहाँ पे एरर बिल्कुल हम सीधे देखा तो यहाँ पे मेजरमेंट होगा। देखिए जब इसमें इस पैरालैक्सिस ऊपर से देखेंगे तो क्या होता है, हमारी ये जो दृष्टि है कि थोड़ा सा ऊपर भी आ सकती है, यहाँ पे भी, तो इस तरह से इसमें क्या होता है एरर हो जाएंगे। तो जब भी हमें कोई चीज़ को मेजरमेंट हो वो सीधे बिल्कुल सीधी चीज़ में हम उसको देखना है। तो एरर इन मेजरिंग द बेसिस पे अब जो पैरालैक्स इज द ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चेंज इन द अपरेंट इन द पोजीशन ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, हमें थोड़ा डिस्प्लेस कर देगी, ऊपर नीचे कर देगी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के लिए। एंड द व्यूड फ्रॉम द 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन द व्यू, हमें 2 तरह के पॉइंट्स दिखाई देंगे। दिस टाइप ऑफ पैरावाइज द मेजरिंग कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, पैरालैक्स एरर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको आपको लर्न करना है। फिर हाउ टू मेजर ये कर्व लाइन को हम किस तरह से, मतलब जो हमारी जो लाइन से टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ये वाली कर्व लाइन, तो हम इसको स्केल से तो माप नहीं सकते, उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या थ्रेड यूज़ करेंगे। तो थ्रेड को पहले तो हम यहाँ से स्केल से पूरा माप लेंगे इसको, और फिर क्या करेंगे, जैसे थ्रेड को सपोज करो हमने यहाँ ऐसे करके, या तो हम इस तरह से करके पहले इसको माप लें और फिर उसको फैला के थ्रेड को फिर हम स्केल की सहायता से देख सकते हैं कि ये जो कर्व लाइन है वो कितनी लंबी है, तो इस तरह से हम इसको माप सकते हैं। फिर लेंथ ऑफ द कर्व लेंथ इन कैन नॉट, हम मेजर नहीं कर सकते, मीटर में स्केल में नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रिंग, ये हम थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे और यूज़ करेंगे मेजर इन द कर्व लाइन बाय द क्रिएटिंग इन द नोड एट द वन एंड। हमने क्या करेंगे, उसमें एक नोड लगा लेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स में, एंड कीपिंग दैट इज द बिगिनिंग में लगा दिया, और वी कैन द ट्रेस का फिर हम उसको करते रहेंगे। फिर देन इन द लेंथ कैन बी द स्ट्रेस आउट, जब हम उसकी लेंथ को फैला देंगे पूरी, यहाँ पे हमने धागा डाला, ये कर्व लाइन है तो यहाँ पे धागा यहाँ करेंगे, यहाँ पे नोट्स लगाया और उसमें इसको फैलाते फैलाते चले जाएंगे, इसकी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब लग गया तो मीटर स्केल की सहायता से हम उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ए मेजरिंग द टेप कैन बी यूज टू फाइंड द लेंथ इन द कर्व ऑब्जेक्ट्स। और जो 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 टेप होते हैं, मेजरिंग जो टेप होता है, जो हम इंची टेप्स बोलते हैं, जिसमें हम कपड़ा वगैरह करते हैं, तो उससे भी हम इसको ऑब्जेक्ट कर्व लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। ग्रिट होना, तो जो हमारा जो ट्रंक होता है, एंड द लेंथ द स्नैक, यदि लेंथ, क्योंकि स्नैक भी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और यदि हम ग्रिट देखें पेड़ के, मतलब जो पेड़ होता है, पेड़ की यदि गोलाई नापे तो उसमें भी हमें इस तरह से ही कर्व लाइन में, मतलब धागे मेजरमेंट करके हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली स्केल से उसको नहीं कर सकते। अब आते हैं मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन किस प्रकार के होते हैं। वैन इन द बॉडीज ऑफ मूविंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, जब हमारी जो बॉडीज होती है वो मूव करती है बिल्कुल सीधा, हमने बिल्कुल सीधा ऐसे हाथ को फैलाया या पैर को ऐसे फैलाया, तो इसी को हम बोलते हैं लैक्टिलिनियर मोशन, मतलब लैक्टिलिनियर मोशन सीधा। जैसे हमने एक कोइन है फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग और इधर स्प्रिंटर द रनिंग, स्प्रिंटर मतलब जो धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, शौक मतलब वो सीधे भाग रहा है, सीधे माप रहा है, तो सीधे है तो सीधी मेजरमेंट करेंगे, या कोइन हमने ऊपर से बिल्डिंग से गिरा तो वो भी सीधा गिरा, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टिलिनियर। फिर वैन ए ऑब्जेक्ट इज द फॉलो, मतलब ए सर्कुलर द पाथ इन द मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक सर्कुलेटर इस तरह की फॉर्म में, तो उसको क्या कौन सा मोशन बोलेंगे, वो सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं सारे जो मोशंस होते हैं, तो आपको याद करें, डेफिनेशन याद करें, एग्जाम में वो पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई मून है, मून रिवोल्ट करता है, मतलब ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और मून इसके चारों तरफ करती है, क्या रोटेट करेगा एक राउंड शेप्स में, तो इस तरह के मोशंस को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशंस। वैन एक ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड द प्रो एंड द मीन्स द कॉन्स्टेंट्स इन द रिपीटेड मोशन। अब जैसे एक घड़ी है, घड़ी का जो पेंडुलम है इस साइड जाएगा आगे और फिर पीछे,
आगे पीछे, टू का मतलब आगे एंड प्रो मतलब आगे पीछे जाएगा। तो इस तरह के मोशंस को वो रिपीट यहाँ पे जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, तो रिपीट होता रहेगा मोशंस को। इस तरह के का जो मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशंस। जैसे पेंडुलम्स हैं या फिर रेस कार है, एंड द टेकिंग टेप, मतलब कोई भी रेस टाइप हो रहा है, आप एक सर्किट्स में एक गोले में इस तरह से घूम रही है, तो इस तरह का मोशंस भी क्या होगा, ये यहाँ पे जा रहा है सर्किट्स में, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरह का जो मोशंस होगा क्या होगा, इस तरह का जो मोशंस होगा वो भी हमारा क्या का पीरियोडिक मोशन होगा। अब देखते हैं टाइम। अब टाइम क्या है, टाइम इसमें तो टाइम है, टाइम इज द यूनिट है द मेजरिंग द हाउ द लॉन्ग इट टेक टू डू एनीथिंग। मतलब ये कहते हैं टाइम क्या होता है कि हम किसी भी काम को करने में कितना टाइम लेते हैं, कितना समय लेते हैं। डिस्टेंस इज द मेजर विद द रेस्पेक्ट ऑफ, और जो दूरी भी मापी जाती है समय के अनुसार मापी जाती है। भाई हमने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो हम डिस्टेंस मापेंगे किससे, टाइम के अकॉर्डिंग। इफ द ऑब्जेक्ट इज द मूविंग विद द सम स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी ऐसी स्पीड में वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो फॉर ए टाइम इंटरवल टी, और टाइम करेंगे टी में, तो डिस्टेंट कवर कितना होगा, डिस्टेंट कवर कितना, भाई कितनी स्पीड से गया वो और कितना उसने टाइम लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। क्या होता है इसको, दूरी। तो दूरी मापी जाती है हमारी जो भी स्पीड्स होते हैं टाइम। यदि हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम का मिलेगा, और टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा। तो इस तरह से इसमें आपस में ये कोरिलेशन होता है। अब आते हैं इसमें चैप्टर 7 की रिवीजन। अब आते हैं चैप्टर 8 लाइट शैडोज एंड द रिफ्लेक्शंस। अब 4 इन द फियर ऑफ द डार्क, कि हम डार्क होते हैं जब भी हम किसी अंधेरे में होते हैं तो हमें क्या होता है, डर लगता है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट्स का मतलब होता है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को ऊर्जा मिलती है लाइट से, सन की रेस से मिलेगी, उसमें एनर्जी मिलेगी हमें, क्या मिलेगी उससे, सन की रेस से हमें लाइट मिलेगी, जिससे हमें एनर्जी क्रिएट करेंगे। या आप देख सकते हो कि भाई प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आप अपना वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की तरह, तो वो भी एनर्जी के रूप में उसको लाइट्स को लेते हैं। लाइट इज द एनर्जी इज द इन द एनेबल यूज टू सी। अब जो लाइट होती है ये भी एक तरह ऊर्जा होती है ताकि हम सभी चीज़ों को देख सकें। लाइट इज द एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स सच एज द सन। अब लाइट कहाँ से निकलती है, सन है। भाई हम डे आता है, डे हमें सब कुछ कब दिखाई देता है, तब कब दिखाई देता है जब हमें सन की रेस पड़ती है। तो साइड लाइट कहाँ से आती है, लाइट हमारे सन से आती है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर हम आते हैं इसमें कि लाइट एनर्जी इज द लाइट ट्रैवल, क्या लाइट भी ट्रैवल करती है, लाइट में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो लैक्ट नियर इन प्रोपेगेशंस ऑफ द लाइट टेक इन द एक क्विक स्ट्रेट पाथ ऑफ द बिटवीन द एनी 2 पॉइंट। जो लाइट होती है वो भी एक पाथ होता है, भाई एक बिंदु से यहाँ तक गया, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एक तरह से एक पाथ होती है 2 पॉइंट के बीच में। लाइट ट्रेवल एक स्ट्रेट लाइन, लाइट जो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट एक सीधी लाइन में क्या होती है, ट्रेवल्स करती है। दिस इज नो द रेक्टेलिनियर प्रोपेगेशंस ऑफ द लाइट, इसको बोलते हैं रेक्टेलिनियर प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अब ट्रांसपेरेंट, अपैक एंड द ट्रांसलूशन, ये ऑब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट जिसके आस पार देखा जा सकता है, अपैक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब जो लाइट होती है ट्रैवल उससे, जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसके बीच में लाइट ट्रैवल नहीं हो सकती, लाइट नहीं जाती, पास थ्रू नहीं होती है। वो ट्रांसलूशन में कुछ लाइट्स क्या पास थ्रू हो जाती है। अब जो ग्लास है, ग्लास के आर पार देख सकते हैं, तो उसमें क्या कोई लाइट बिल्कुल ही पास हो जाती है, अपने से पास होकर चली जाती है। लेकिन अपैक का मतलब जैसे हमने वुड है, अब कोई भी चीज़ हम इधर है और हम वुड की मिस देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपैक होगा, हम दूसरे साइड की चीज़ें नहीं दिखाएगी, तो लाइट क्या होती है यहाँ पे ट्रेवल्स नहीं होगी। ट्रांसलूशन का मतलब क्या होता है कि पेपर है कोई, हमने उसमें यदि उसको एक ऑयली कर दे तो जैसे हम देखेंगे तो एक पैच उसमें देखेंगे, दूसरी तरफ की चीज़ें देखेंगे, लेकिन वो जो चीज़ें हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो उस तरह के हम जो मतलब विजिशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन विजन बोलते हैं। अब लूमिनस एंड द लो मतलब नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट द लाइट एंड द हीट आर नोन एज लूमिनस। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने में से लाइट निकालते हैं और गर्म हो जाते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन होते हैं, अदर स्टार। सन होता है, क्या होता है, सन के पास अपनी लाइट होती है, अपनी लाइट से चमकते हैं, और जो वो एमिट्स क्या करते हैं, अपनी लाइट्स को बाहर निकालते हैं। स्टार भी लाइट्स होती है, उसमें बहुत सारी लाइट। अब देखना अभी कभी आसमान में रात को देखेंगे तो सिर्फ जगमगाता रहता है पूरा जो आकाश होता है, तो वो कहते हैं लाइट एमिट्स करते हैं। तो सन भी एक तरह से एक ही स्टार ही है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इन द प्रोड्यूस देयर द ओवन लाइट्स बट इन द रिफ्लेक्ट इन द लाइट एमिटेड बाय द लूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
मतलब ये कहता है लुमिनस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने आप में से कोई भी लाइट नहीं निकालती, बट क्या करते हैं ये किसकी लाइट से चमकते हैं, ये लाइट से चमकते हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स चमकेंगे लुमिनस, जैसे जैसे कोई भी जैसे सन है, मतलब तो हम क्या करेंगे, तो सन है तो सन से क्या करेंगे, वो लाइट लेंगे और उससे हम चमकते हैं सभी तरह के, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये होगा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे जैसे हमारा अर्थ होगा, ट्री होगा, हमारी जो पृथ्वी होती है, ट्री होती है, ये सारे किससे चमकते हैं, ये हमारे जो सन के लाइट्स होते हैं उससे चमकते हैं। अब ट्रांसपेरेंट, अपेक एंड द लास्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैन बी द क्लासीफाई बेस्ड ऑन द इंटरेक्शंस ऑफ विद द लाइट। ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लासीफाई होती है कि वो किस तरह से लाइट को कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना आकर्षित करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउइंग द लाइट टू पास थ्रू दैम विदाउट द गेटिंग द scattered and the फोर एग्जाम्पल ग्लास। मतलब जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार अपने अपनी से लाइट वो पास होने देते हैं और अपनी लाइट को वो बिल्कुल सीधे क्या करते हैं, उससे पास थ्रू हो जाते हैं, जिससे हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो वही होते हैं, जब मैं ग्लास में हम देखेंगे अपना पूरा चेहरा तो पूरी तरह दिखाई देगा, दूसरी साइड का व्यू से हमें दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो होती है वो स्कैटर से नहीं होती, फैलती नहीं है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउइंग द लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब पार्शियली। अब ये जो पार्शियली करता है, मतलब कुछ ही वो होता है कि हम जैसे आपका बटर पेपर है, बटर पेपर हमें तो लगता है कि थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो भी मतलब लाइट्स होती है उसको क्या हो गया कि वो बहुत ही कम पार्ट को अपने से होकर गुजरने देता है, इसलिए हमें जो पेपर बटर पेपर से पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाई देता। अपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने से लाइट होकर गुजरने नहीं देते और हमें कुछ भी नहीं देते। जैसे टेबल होती है, यदि हम टेबल के पार्ट्स देखें या कोई भी चीज़ें देखें, सपोज करो हमें दरवाजे में हम सामने, मतलब हमें क्या करेंगे, हमने सामने टेबल रख के हम दूसरी चीज़ों को देखना चाहते हैं, मतलब उस साइड की टेबल के जो आगे चीज़ें होती है उसको देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखाई देगी। तो होते अपेक। या बुक में से होकर किसी चीज़ को देखते हो वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा कि शैडोज क्या होता है। व्हाट इज़ द शैडो। शैडो इज द फॉर्म व्हेन द अपेक ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब शैडोज क्या होते हैं, शैडो जब बनती है कोई भी अपेक ऑब्जेक्ट्स होती है और उसके रास्ते में जो लाइट आते हैं उसके कारण क्या बनती है, शैडोज बनती है। अब क्या देखना कि कमरे में जैसे लाइट जल रही है तो जो टेबल होगी ना, टेबल, तो टेबल की भी आपको क्या दिखाएगी, इस तरह से शैडो दिखाई देगी। शैडो नीड एक स्क्रीन where is the foam from the ground wall and the room and the even surface of the building। अब देखो किसी भी चीज़ में वो आपको लाइट कहाँ पे दिखा देगी, लाइट दिखाई देगी, आपको उसके लिए एक स्क्रीन चाहिए या फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, या आपको कोई ग्राउंड वार की ज़रूरत होगी। तो यदि आपके पास स्क्रीन नहीं है, ग्राउंड वार नहीं, तो आपको उसकी शैडोज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए शैडोज के लिए हमें क्या होना चाहिए, तभी बन पाती है, स्क्रीन पे बन पाती है या ग्राउंड वाल्स वगैरह पे बन जाती है, जो रूम्स वगैरह की होती है इस पर बनती है। तो ये भी हमें क्या होना चाहिए, ये होना, क्योंकि ग्राउंड आप देखना कि यहाँ पे ग्राउंड है, ट्री है, तो ट्री की जो आपको शैडो दिखे वो ग्राउंड पे दिखाई देगी ना, ठीक है। या कोई टेबल होगी तो उसमें, या कोई आप लाइट देखना कि जैसे लाइट जल बल्ब जल रहा हो तो उसकी शैडो आपको दीवार पे दिखाई, तो हमें स्क्रीन, ग्राउंड एंड दीवार सभी की जरूरत होगी। फिर शैडो गिव अस इन द आइडिया, शैडो हमें एक आइडियाज देती है अबाउट द शेप ऑफ द डिफरेंट, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स की। आल्सो वी कैन द मिसलीड इन द अबाउट द शेप डिफरेंट। कभी क्या होता है, शैडो से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीज़ रखी, लेकिन कभी कभी मिसलीड्स हो जाते हैं कि जो शैडोज होते हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट दो अलग अलग टाइप में होते हैं लेकिन हमें वो एक ही तरह से दिखाई देती है, तो वहाँ पे कभी मिसलीडिंग्स कर देती है वो। शैडो शैडो ऑफ द कोन अपियर टू बी द ट्रैंगल। अब ये कोन है, कोई भी कोन इस तरह से रखा है तो उसकी जो शैडोज बनेगी ट्रैंगल बनेगी, तो हमें तो लगेगा भाई ट्रैंगल की शेप है लेकिन वो तो कोन है, इस तरह से हमें मिसलीडिंग करती है। पिन होल कैमरा क्या आता है, फॉर्मिंग द इमेज ऑफ पिन होल। अब जो पिन होल जो कैमरा है वो एक सिंपल कैमरा होता है जो कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ, एक लाइट प्रूफ इस तरह से बॉक्स आप बुक में देखना अपने, तो उसमें आपको एक तरफ पिन होल का पूरी पिक्चर्स दिखाई देगी। ए थिन इज द फिल्म ऑफ द स्क्रीन एंड द स्मॉल एपर्चर एंड होल टू अलाउ द पास थ्रू द लाइट रे। अब जो एक इस तरह से छोटा सा होल बना होता है, तो इस तरह से होल में हम क्या, इसके होल में क्या करेंगे, इस होल में की तरफ देखेंगे तो जो पीछे का ऑब्जेक्ट है वो देख पाता है इस छोटे से होल में। लाइट फ्रॉम द आउटसाइड इन द एंटर थ्रू द स्मॉल, और जो लाइट आएगी किसके थ्रू आएगा, इस छोटे से होल के उसके उससे ही होकर गुजरेगी। एंड द फॉर्म ए इमेज ऑफ द स्क्रीन विद द ए इन्वर्टेड फॉर्म। अब हमें जो जैसे लाइट है तो उसकी इमेज हमें उल्टी दिखाई देगी, किस तरह से उल्टी दिखाई देगी। सपोज करो यहाँ पे क्या है, कुछ भी एक पेड़ है, मतलब पेड़ बिल्कुल सीधा है लेकिन हमें उसकी इमेज
ये वाला पेड़ है, ये इस तरह से, तो हमें उसकी इमेज किस तरह दिखाई, इस तरह से उल्टी दिखाई, इन्वर्टेड दिखाई देगी स्क्रीन पर उसको, ठीक है, उसके वाले होल पे। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, मिरर क्या होता है, मिरर इन द सरफेस यूजुअली कंसिस्टिंग इन ग्लास। अब मिरर में क्या होते हैं, ग्लास हो, मतलब कंसिस्टेंट में ग्लास होता है, जब मिरर में ग्लास तो लगा होता है, एंड द रिफ्लेक्ट द लाइट, वो लाइट को अंदर रिफ्लेक्ट करता है इन द फॉर्म द क्लियर द इरेक्ट इमेज, ताकि वो इमेज बन सके, ठीक है। तो इस तरह से लाइट बनती है और उसी तरह से वो क्या करेगी, हमें लाइट बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। रिफ्लेक्ट क्या होते हैं, व्हेन द लाइट इन द इंसिडेंट ऑन द सरफेस, जब भी जो लाइट होती है हमें क्या सरफेस पर पड़ेगी, एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड द बाउंस बैक, मतलब जैसे कोई लाइट इस तरह से बनी, यहाँ से यहाँ तक लाइट गई, वो एकदम बाउंस हो जाएगी इस टाइप से, तो किस तरह से आ जाएगी इसमें बैक, फिर वापसी वो इस टाइप में आ जाएगी। एंड सरफेस दैट आर द रियली वेल इन द पॉलिशिंग एंड द शाइनिंग एक्ट लाइक द मिरर, और हमें किस तरह से दिखाई देगी कि जैसे हम होंगे उस तरह की हमें इमेज उसमें दिखाई देगी, क्योंकि हमें जो लाइट होती है वो दोबारा फिर हमारे बाउंस होकर बैक वापसी आती है। द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन द बाउंसिंग ऑफ द सरफेस, इसी जो लाइट होती है, इसी तरह जो लाइट का दोबारा आना, तो वही क्या कराती है, उसको ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हो द इमेजेस की। इमेज हैव द कलर, इमेज कलर रखती है, अनलाइक द शैडो, जैसे कि शैडो के पास ब्लैक होते हैं लेकिन इमेज के पास कलर होता है। दे हैव इन द फॉर्म ड्यू टू ए कन्वर्जिंग रे ऑफ द लाइट, ये कब बनती है, जब हमारी जो लाइट है कन्वर्जिंग बिंदु मिलते हैं उसमें, मतलब लाइट्स में मिलते हैं, एंड दैट कम आफ्टर रिफ्लेक्ट फ्रॉम जब ऑब्जेक्ट, और जब क्या होता है कि वो आपसी क्या नाम ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कोई भी जैसे ये मिरर है और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हमें इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, तो सबसे पहले जो लाइट आएगी, तो लाइट कैसे आएगी, लाइट हमारे पे आएगी और हमारी जो लाइट इस साइड जाएगी, और फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर हमें क्या देगा, ये वाली इमेज हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से लाइट जाकर और फिर रिफ्लेक्ट होकर जो भी हमें दिखाई देते वो, मतलब इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट में और हमारी क्या होती है, हमें एक पिक्चर्स दिखाई देती है। अब रियल इमेज इन द फॉर्म बाय एक्चुअली कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रे, अब जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज किस तरह से दिखाई देती है कि जो एक्चुअल में जो बिंदु दोनों मिलते उस टाइम दिखाई देते हैं। रियल जो इमेजेस होती है, मतलब ये जो लाइट्स होती हैं यहाँ पे, और इसी बिंदु से ये होकर ये इस तरह से इसी बिंदु पर मिल रहा है और फिर वापसी आ रहा है, तो जो ये जो बिंदु हमें दिखाई दे रही है कि हमने यहाँ पे इस बिंदु तो गए और फिर हमें क्या क्या ये क्या हुआ, हमें फिर हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाली जो जो बिंदु होता है, इस तरह की जो इमेजेस बनती है वो रियल इमेज होती है, और उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें स्क्रीन की ज़रूरत होती है। एक तरह से देखना है कि जो हम आईने में देखते हैं, आईने में हमारी वर्चुअल इमेज होती है, ना कि रियल इमेज होती है। हमें इस तरह से दिखाई देता है कि वो एक मतलब रियल इमेज है, लेकिन वो एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल जो इमेज है अपीरेंट इन द कन्वर्जेंसी ऑफ द ए डाइवर्टिंग द लाइट रे एंड द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी, वर्चुअल इमेज के लिए क्या किसी भी स्क्रीन की उसमें जरूरत नहीं होती, लेकिन रियल इमेज के लिए जरूरत होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि किसके लिए स्क्रीन की जरूरत होती है, तो रियल इमेज के लिए जरूरत होती है, और वर्चुअल के लिए कोई जरूरत, वर्चुअल के लिए क्या होती है, वर्चुअल के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। अब आईना है तो आईने में हम तो देखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई स्क्रीन की जरूरत है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा पेड़ है, तो पेड़ की यदि हमें क्या, पेड़ है और जो पेड़ की यदि हमें शैडो देखनी, तो हमें क्या दिखाई देगी, हमें हमें क्या दीवार चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए, तो हमें क्या एक स्क्रीन की उसमें जरूरत पड़ेगी। आगे आगे जो प्लान जो मिरर एंड द इमेज द फॉर्म बाय द एम, ये प्लान जो मिरर होते हैं चेंज द डायरेक्शन लाइट की चेंज करते हैं, फॉलो जो भी उस पर मिरर पे लाइट गिरती है तो उसको क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देता है। दिस एनेबल या आज द टू सी, इसलिए हम क्या इमेज को देख पाते हैं। टेक द एग्जाम्पल, जैसे कोम है, कोम प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यदि हमने कोई भी कंघा जो कोम है हमने उसके शीशे के सामने रखा, मिरर के सामने रखा, ओवर ए डार्क कलर पेपर, डार्क कलर के पेपर पर, तो लेट इज द बीम ऑफ द लाइट पास थ्रू द कोम, की कोम के बीच में से जो लाइट पास थ्रू होगी हमें उसकी एक बीम दिखाई देगी, उसकी कुछ हमें धब्बे दिखाई देंगे यूजिंग ए टॉर्च के थ्रू, देन इज द इमेज ऑब्जर्व सिमिलर टू द वन, जैसे जैसे ये अभी ने इसमें क्या किया, ये इसने एक कोम लगाया और ये टॉर्च में ये एक मिरर है। अब बिल्कुल लाइट तो यहाँ से सीधी गई, लेकिन जो लाइट ये रिफ्लेक्ट होकर से इससे तिरछी जा रही है, तो इसलिए क्या होती है कि जो हम ये करते हैं तो लाइट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर, पहले सीधी पड़ी थी, अब इसने इसको टेढ़ा गया। अब तो हमारे जो इसमें 6 चैप्टर है, इसमें हमारे 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो 8 क्लास की जो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी हमारी साइंस की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से 6 क्लास की कंप्लीट हो जाएगी, फिर 7 की करेंगे, 8 करेंगे, इस तरह से हम आपको यदि कॉम्पिटिशन लेवल है, ये स्कूल दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।